इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और जब इसमें धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं तो यहाँ एक प्रतिरोध होता है जो कि छुपा हुआ होता है और इसे ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का ये टॉपिक। और आज जिसके बारे में हम समझने वाले हैं वो है विद्युत सेल और आंतरिक प्रतिरोध। तो आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हम अब जानेंगे और ज्यादा टाइम अब हम नहीं लेंगे। अगर हम सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल, हम अपनी डेली लाइफ में इसका प्रयोग मुझे लगता है काफी बार क्या रोज ही करते हैं। हमारी घड़ी में बैटरी होती है, हमारे रिमोट में बैटरी होती है, सेल होते हैं। आप बहुत सारे सेल देखेंगे और इसका यूज हम दिन रात करते रहते हैं। तो आखिर ये सेल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और इसके अंदर जो कई बातें आती है, कई चीजें आती है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल क्या है, इन सब के बारे में भी अभी हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल का केमिस्ट्री में भी काफी इसके बारे में आपको टॉपिक मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सेल के बारे में समझेंगे और उसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज जुड़ी हुई है वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिर सेल है क्या। सेल वह है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप लोगों ने बैटरी देखी होगी, तो बैटरी के अंदर कुछ होता है, कुछ रसायन होता है और उसकी मदद से ही किसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में उसको बदल दिया जाता है। और फिर हमारे चाहे छोटे छोटे लाइट हो या हमारे रिमोट हो या जो भी हमारी घड़ी हो, इन सब में एनर्जी जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे हम धनाग्र और ऋणाग्र से प्रदर्शित करते हैं और ये किसी इलेक्ट्रोलाइट में डूबे होते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा भी समझाऊंगा। बाहरी परिपथ से जोड़ने पर यह विद्युत धारा प्रदान करता है। सेल के अंदर कोई करंट नहीं है, लेकिन जब हम इसे क्लोज्ड पाथ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो धारा प्रवाहित होने का जो मुख्य कारण है, हम इससे पहले के टॉपिक्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम ये देखते हैं कि धारा प्रवाहित ही तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, फिर वापस एनर्जाइज होकर के एनर्जी ले करके इस सेल के थ्रू वापस उस पाथ पे जाते हैं और अपनी एनर्जी को दूसरों को देते हैं। यहां आप एक सेल का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हम इसमें देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे एक बीकर के जैसा बना हुआ है। ये आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट और हिंदी में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। यह है आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ जो आप यहां पे देख रहे हैं क्या है, इसको हम समझते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ माना ऐसे पदार्थ जो अपनी गलित या जलीय अवस्था में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में बट जाते हैं। आयन कौन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन, प्लस और माइनस। इन दो आयनों में जब ये टूट जाते हैं तब हम इसको कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो बैटरी में आपका सपोज H2SO4, इसमें आपने H2SO4 डाला है। तो जब आप इसको यहां पे यूज करेंगे
अगर आप इसको जैसे गलित और जलीय, ये दो वर्ड में यूज कर रहा था। गलित मतलब कि अगर हम किसी चीज को गला दे बिल्कुल, और जलीय माना अगर पानी में उसे मिक्स कर दे तो वो आयनों में बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें नमक की, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो अगर हम इन्हें गला दे या इसको पानी में डिसॉल्व कर दे तो ऐसा होने पर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, Na+ और Cl-। एक प्लस आयन और एक माइनस आयन, दोनों में ये बट जाएंगे। तो यहां पे विद्युत अपघट्य पदार्थ माना ऐसे पदार्थ जो कि अपनी गलित या फिर जलीय अवस्था में ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, धनायन और ऋणायन। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। दूसरा, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हैं। इलेक्ट्रोड आपकी मेटल की रॉड समझ लो, वो उसके अंदर लगी हुई होती है, जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। आप देख सकते हो, अगर आप इसको अभी इग्नोर करें, ये बाहर में लाइट नहीं लगा है मान लो, ये सिर्फ ओपन पॉइंट्स है यहां पे। तो इस समय अगर हम कहें कि बैटरी में अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, कुछ और रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, समझ लो लोड माना एक रेजिस्टेंस ही आप उसको कह सकते हो, तो अगर वो कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन टर्मिनल के साथ है, तो जो ओपन टर्मिनल पे माना इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे विभवांतर कितना होगा, वो विभवांतर कहलाता है विद्युत वाहक बल। ये हम आगे के डेफिनेशंस में आपको समझाता हूं, अभी जनरली मैं आपको बता रहा हूं। विद्युत वाहक बल जब ये दोनों के बीच में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, क्लोज्ड पाथ नहीं है, इस समय ये दोनों ओपन जब सिरे है, इस विद्युत अपघट्य में डूबे हुए हैं, कैथोड और आपका एनोड, ये इलेक्ट्रोड्स जो लगे हुए हैं, तब हम इसे कहते हैं, यहां जो विभवांतर हमें मिल रहा है, जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे जब भी हम बात करते हैं किसी बैटरी की, तो बैटरी के लिए कहा जाता है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी माना हम उसका EMF बता रहे हैं कि ये 12 वोल्ट दे सकता है, तो इसे कहते हैं हम विद्युत वाहक बल जब ये टर्मिनल ओपन हो, माना ये कनेक्टेड लोड इसमें नहीं हो। लेकिन अगर इसमें इस लोड को कनेक्ट कर दिया जाए, माना इसके साथ में कोई बल्ब लगा दिया जाए, मान लो अब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया और बीच में एक लोड लगा दिया, लोड माना आप समझ रहे हैं ना, एक बल्ब लगा दिया हमने वहां पे, तो नेचुरली तो यहां पे जब एक बल्ब लगा दिया हमने, तब जो हमें इन दोनों सिरों पे वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, जब ओपन था तब हम उसे कहते थे विद्युत वाहक बल। लेकिन जब इसमें लोड जोड़ दिया गया है, लोड जोड़ने के बाद अगर हम विभवांतर को देख रहे हैं, तो वो विभवांतर कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, या हिंदी में इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। जब लोड कनेक्टेड है तब यहां जो विभवांतर हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टता। तीन टर्म्स इसमें हमें बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा, एक टर्म हमने समझा विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, दूसरा हमने देखा टर्मिनल वोल्टता क्या है, और तीसरा वो है आंतरिक प्रतिरोध क्या है। आंतरिक प्रतिरोध जो कि इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर मिलता है, कैसे वो हम देखेंगे। आप देखो, जैसे आपने इलेक्ट्रोड में ये लोड को कनेक्ट किया, तो ये कैथोड और ये आपका एनोड, यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव होना शुरू होंगे और फिर ये कहां जाएंगे, इस नेगेटिव छड़ की ओर, और फिर
यहां से ये वापस ऐसे होते हुए ये चार्जेस वापस इस कैथोड की ओर आना शुरू हो जाएंगे और ये चक्र ऐसे चलते रहेगा। तो जब ये यहां से यहां तक आएंगे तो यहां से भी कुछ धारा प्रवाहित होगी, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी तो कनेक्शन हो ही रहा है ना। जैसे ये चार्जेस गए और यहां से फिर ये चार्जेस यहां से बहना शुरू हो गए, तो इस पदार्थ का अपना भी एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। देखो, एक प्रतिरोध हो गया ये एक्सटर्नल प्रतिरोध जो कि लोड लगाया गया है, ये भी रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा यहाँ पे। दूसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है। ये यहां से चार्जेस गए इस नेगेटिव से, फिर यहां होते हुए वापस पॉजिटिव से, इस तरीके से ये जाते रहते हैं। अब आप लोगों के मन में आएगा कि प्लस यहां से गया है ना, और फिर ये प्लस यहां से प्लस की ओर कैसे जाएगा? तो वो एक कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है जिसके कारण ये संभव हो पाता है, और ये प्लस इस ओर वापस आता है और यहां से वापस बह करके ये चक्र पूरा होते रहता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण ये यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो 3 टर्म्स आ गए इसमें। पहला हमने देखा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल कब? जब आपने ये सेटअप तैयार किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, प्लस माइनस इस पे हो गया। अब जब इस पे लोड कनेक्टेड नहीं है, तब अगर मैं बोलूं कि इसका वोल्टेज, इसका ईएमएफ कितना है, तब हम कहेंगे उसको उसका विद्युत वाहक बल। ईएमएफ माना उसका विद्युत वाहक बल कंप्लीट। जब आपने लोड लगा दिया उसके बाद जब आप इसका विभवांतर देखेंगे उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। और जब ये कनेक्शन हो गया और जब चार्जेस इस रॉड से इस रॉड की ओर मूव करते हैं, तो यहां से गुजरने में जब ये चार्जेस जाना शुरू होते हैं तो इनको प्रतिरोध मिलता है यहाँ पे, और उस प्रतिरोध को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। मान लो जैसे अगर आपकी बैटरी है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की आपकी बैटरी है कंप्लीट, जब टर्मिनल ओपन है, जब हमने इससे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, तब उस समय हम बात करें तो ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है आपका 12 वोल्ट मान लेते हैं। उसके बाद जब आपने लोड कनेक्ट किया, तो लोड कनेक्ट किया तो उसके कारण यहां 12 वोल्ट था, लेकिन इसको मान लो 10 वोल्ट ही मिला। तो जो लोड लगाने के बाद यहां विभवांतर आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, तो वो कितना हो गया? मान लो 10 वोल्ट। इस लोड को मिल रहा है 10। तो आप ये बताएं, जब 12 इसका विद्युत वाहक बल था पूरा, इसको सिर्फ 10 मिल रहा है, तो वो 2 वोल्ट कहां गया? तो 2 वोल्ट कहीं और नहीं गया, ये जो आंतरिक प्रतिरोध यहां उत्पन्न हो रहा है, ये यहाँ पे जो एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, ये इसका 2 वोल्ट कंज्यूम कर लेता है, ये 2 वोल्ट खा जाता है। जब आपका ये सेल एक्टिव होता है तब ये यहाँ पे 2 वोल्ट खा जाता है। तो उसको हम कहेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो आपका हुआ वो, उसको वो 2 वोल्ट आपका ड्यू टू आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण ये आपका 2 वोल्ट का नुकसान हो गया। तो हम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटर्नल प्रतिरोध को, जो बाहरी प्रतिरोध है, उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम इसको आगे इक्वेशन के माध्यम से और कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसमें हम समझते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहले टोटल कितना था? टोटल मान लो आपका 12 वोल्ट था। मान लो 10 वोल्ट कहां चला गया? आपके लोड में। और 2 वोल्ट कहां चला गया? ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध के कारण समाप्त हो गया। इसको हम एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट के लिए मान लो 1000 रुपए दिए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपए दिए।
अब 1,000 रुपए जब किसी प्रोजेक्ट के लिए दिए, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट पे वर्क किया गया, तो जब फाइनली उस पे काम किया जा रहा था, तब मिले सिर्फ 800 रुपए। माना जिस व्यक्ति को प्रोजेक्ट पे काम करना था उसको मिल रहे हैं 800 रुपए। तो आप ये बताएं वो 200 रुपए कहां गए? वो 200 रुपए सिस्टम में खर्च हो गए, है ना। गवर्नमेंट कई तरीके के भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करती है, लूप होल होते हैं काफी सारे। तो आप देखते हैं जब ऊपर से कुछ अमाउंट निकलता है, नीचे पहुंचते 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 वो काफी कम हो जाता है। तो उस भ्रष्टाचार को बहुत मुश्किल है खत्म करना। तो उसमें क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा यदि यहाँ 1,000 रुपए आ रहे हैं, यहां से 800 रुपए पहुंच रहे हैं, तो 200 रुपए का क्या हो गया? 200 रुपए का हो गया भ्रष्टाचार। 200 रुपए गए आपके भ्रष्टाचार में, तो 800 रुपए फाइनली मिले। ये हो सकता है कि आपका भ्रष्टाचार कुछ कम या ज्यादा हो। यहां 800 रुपए मिले, हो सकता आपको 700 ही मिले, हो सकता किसी को वो 700 ही मिले, तब हम कहेंगे 300 रुपए का हो गया। या हो सकता है कि वो आपको 850 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, ये थोड़ा सा 150 रुपए का 150 रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन होना तो जरूर है, एज इट इज अमाउंट तो आना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप समझो ये जो 1,000 रुपए है जो कि सबसे पहले लॉन्च किए गए थे, ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टता, जिसे ये ईएमएफ और ये आपकी टर्मिनल वोल्टता। और ये 150 रुपए आपका हो गया आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो आपका वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि तीनों क्या चीजें हैं, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। चलो इसकी डेफिनेशन को और देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह अधिकतम विभवांतर है जो तब प्राप्त होता है जब परिपथ खुला हो, धारा ना बह रही, जब आपका सर्किट ओपन हो, जब बैटरी बस रखी हुई है नई आकर के, आपने उसको यूज नहीं किया है, तो आपने कहा वो 12 वोल्ट की है, जितने भी, जब इसमें धारा बह नहीं रही हो, तब उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। ईएमएफ के बारे में हमने पहले भी समझ चुके हैं। इसकी इकाई है वोल्ट, और फॉर्मूला आप जानते हो, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली ई नहीं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ठीक है हम यहां ई से करेंगे। डब्ल्यू है, आप हमने पहले विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी है, ये होता है वर्क डन, वर्क डन, और ये होता है चार्ज। अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो, किसी चार्ज को कहीं से लाने में किया गया कार्य, किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे लाने में किए गए कार्य को हम उसका विभवांतर कहते हैं। तो जहां W क्या है, किया गया कार्य, और Q आपका आवेश है। ठीक है, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध, जिसके बारे में हम अभी समझ रहे थे। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड से होकर धारा बहती है, इस कारण सेल के भीतर ही एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। धारा बहने पर टर्मिनल विभवांतर हमेशा ईएमएफ से कम होता है। देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब धारा बहना शुरू हो जाती है, तब धारा इन इलेक्ट्रोड्स के बीच भी बह रही है, और इस इलेक्ट्रोड के बीच में बहने के कारण यहां पर भी एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण ही यहाँ खर्ची हो जाती है, जिसके कारण ही कंप्लीट जो पावर हम कहे
12 वोल्ट की, वो पूरी की पूरी इस लोड को मिल नहीं पाती है, इसके पास कम पहुंचती है, क्योंकि इंटरनल यहाँ करप्शन पहले ही हो चुका होता है आंतरिक प्रतिरोध के कारण। और धारा बहने पर टर्मिनल विभवांतर हमेशा ईएमएफ से कम होता है नेचुरली। टोटल विभवांतर हमारा, अगर जैसे हमने बात की थी, अगर 12 वोल्ट है, तो जब कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण में खर्च हो जाएगा, तो उसके बाद जो बच रहा है वो किसके पास जा रहा है? आपके लोड के पास। तो नेचुरली टर्मिनल का जो विभवांतर है वो जो इनिशियल ईएमएफ है उससे कम होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपका ई है वो हमेशा विभवांतर, सॉरी, जो आपका V है, V माना आपका टर्मिनल वोल्टेज, वो हमेशा आपके विभवांतर से, विद्युत वाहक बल से कम होता है ना। ये हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। संबंध क्या है इनके बीच में? जो ईएमएफ है, जो टोटल ईएमएफ है, ठीक है, टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E बराबर से V प्लस आई आर। देखो इसमें ध्यान से, इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज है। E यहाँ पे विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल माना जब परिपथ बना हुआ नहीं है, ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं है, धारा नहीं बह रही है, तब जो वोल्टेज मिल रहा है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। ये किसके बराबर होती है? तो जैसे हम ये देखो, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं फिर से। देखो ये है आपकी बैटरी, ये आपका यहां से मिलेगा कंप्लीट ईएमएफ, यहां से मिल रही है, ये धारा बह रही है यहां से। ये आपका जो रेजिस्टेंस इसका है कैपिटल आर, माना लोड लगा हुआ है तो लोड का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम एक्सटर्नल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली यहां जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा याद रखना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये हमेशा सीरीज में लगा हुआ होता है। तो यहां हम देख सकते हैं, इसलिए यहां बताया कि जो ईएमएफ है, जो विद्युत वाहक बल है, वो किस किस के बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू V। V क्या है? V है आई आर, V है आई आर प्लस ये क्या है? ये आई आर किसके कारण है? ये आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण। और फिर यहां जब आप आए तो यहां से भी धारा तो बह रही है ना, तो यहां जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू भी फिर कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वो कहलाएगा आई आर। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है बेसिकली E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। और V तो लिखा ही है, तो V लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। इस प्रकार V इक्वल टू आई माइनस आई आर, ठीक है। आपने E और उसको V को इंटरचेंज कर दो तो ये बन जाएगा। आपने V को इधर भेज दिया, आई आर को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया? V इक्वल टू E माइनस आई आर। टर्म्स याद रखना, ये है V, ये आपका, ये V क्या है आपका? ये टर्मिनल विभवांतर है। E क्या है आपका? विद्युत वाहक बल है। I क्या है आपकी? धारा है। और ये स्मॉल r क्या है आपका? आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन है किस किस के बीच में? विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें यहां पे होती है। अब हम सेल्स को देखेंगे कि किन किन तरीकों से इन्हें लगाया जा सकता है। जैसे हमने इससे पहले रजिस्टर्स के बारे में देखा था कि रजिस्टर्स को हम श्रेणी क्रम में भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ समानांतर क्रम में भी लगा सकते हैं। तो उसमें हमने अलग अलग तरीके से उसको निकाला था कि भाई श्रेणी क्रम में करने पे आपको रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। अगर n नंबर
ऑफ वहां पे रजिस्टर्स लगे हो, या पैरेलल में कितना होगा, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। अब हम इसमें देखेंगे जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अपने सेल को लगाते हैं तो हमें ओवरऑल ईएमएफ कितना मिलता है, या ओवरऑल हमको आंतरिक प्रतिरोध कितना मिलता है, या ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलता है। तो ये सारी चीजों को हम अभी इसमें देखेंगे। तो दो तरीके हैं, जैसे रजिस्टर्स को भी हम सीरीज और पैरेलल दोनों तरीके से लगाते हैं, ऐसे ही सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें हम पहले देखेंगे श्रृंखला क्रम में सेल्स इन सीरीज। जब कई सेल को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक सेल का धनाग्र अगले सेल के ऋणाग्र से जोड़ा जाता है। कुल विद्युत वाहक बल E टोटल इज इक्वल टू ये, और कुल आंतरिक प्रतिरोध R टोटल ये होगा इतना। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां करते हैं। एक आपका हम सेल को लाइन से लगाते हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध के साथ। तो ये आप देखोगे 3 सेल मैंने सीरीज में लगाए। इसका एक टर्मिनल्स कैसे होंगे इसके, जैसे ये एक दे देते A और इसका दूसरा टर्मिनल होगा B, ठीक है। और ये देखो, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। तो ये सेल A और B के बीच में लगा हुआ है, A और B टर्मिनल के बीच में लगा है, देन B और C। ये वाला सेल B और C टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है, B और C। और ये लास्ट वाला C और D, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे A और D टर्मिनल के बीच में 3 बैटरीज, 3 सेल आपके लगे हुए हैं, एक AB, एक BC और एक CD के बीच में। अब इसमें हम सबको रोटेशन दे देते हैं। ये वाला हो गया आपका R1, इसको मैं चेंज करता हूं। ये हो गया R1, इसको नाम दे देते हैं R2, ये हो गया R3। 3 रेजिस्टेंस और ये हमारी सेल्स। जब ये श्रेणी क्रम में लगे तो आपको पहले एक चीज हमने पहले भी बताई है कि श्रेणी में जो धारा होती है वो हमेशा सेम होती है। श्रेणी में धारा सेम होती है। कैपिटल आई कर देते हैं इसको, हर जगह कैपिटल ही दिखा रहे हैं। तो पूरे इसमें धारा जो रहेगी वो तो एक जैसी रहेगी, ठीक है। चाहे यहाँ A से B, B से C से D, हर जगह I ही रहेगा। रेजिस्टेंस आपके R1, R2, R3 है। अब अगर हम इसके हिसाब से फॉर्मूला को देखें, हमारा जो विभवांतर का फॉर्मूला है उसे हम बनाएं तो कैसे। सबसे पहली चीज आपको देखना पड़ेगा कि हर बैटरी का जो ईएमएफ है वो हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसको हम नाम दे देते हैं, इसका दे देते हैं E1, इसका दे देते हैं E2 और इसको दे देते हैं E3, ठीक है। और साथ ही साथ में अब हम देखेंगे कि इनके बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है, A और B के बीच का, B और C के बीच का और C और D के बीच का, वो हम अभी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा जो इससे पहले हम फॉर्मूला देख रहे थे, ये V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR। तो अभी हम सभी का टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बैटरी या सेल 1 के लिए पहले हम निकाल लेते हैं सेल 1 के लिए। सेल 1 के लिए कितना हो गया, A और B के बीच का विभवांतर माना V,
V होगा हमारा, तो हम उसको लिख सकते हैं VAB इक्वल टू E1, पहले बैटरी के लिए निकाल रहे हैं हम A और B के बीच में, E1 माइनस I, करंट I1 I2 I3 नहीं होगा, वो बट नहीं रही है, हम जानते हैं सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है, तो माइनस I इंटू R1, ठीक है। तो VAB को हम और क्या लिख सकते हैं, ये विभवांतर है ना एक A और B टर्मिनल के बीच का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर E1 माइनस I R1। ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं सेल 2 के लिए, दूसरे नंबर के सेल के लिए, तो यहां पे आपका हो जाएगा VBC बराबर E2 माइनस I R2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VC बराबर E2 माइनस I R2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा हम बना लेते हैं सेल 3 के लिए, सेल 3 के लिए आप देखोगे माना C और D के बीच का, तो C और D के बीच का कितना हो जाएगा, VCD बराबर E3 माइनस I R3। तो VCD को भी हम ऐसे लिखेंगे VC माइनस VD बराबर E3 माइनस I R3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हम सभी तीनों बैटरीज के लिए अलग अलग निकाल लिया। अब हम एक ओवरऑल निकालते हैं, माना A और D के बीच में, माना टोटल, ठीक है, A और D के बीच में टोटल, या हिंदी में इसे कहें हम तुल्य में, ठीक है। माना कि भाई ओवरऑल A और D के बीच को, अगर इस पूरे सर्किट को मैं सिंगल बैटरी और सिंगल रजिस्टर में चेंज कर दूं, ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस पूरे श्रेणी क्रम वाले को, ये जो आप देख रहे थे, इसको मैं पूरा एक में चेंज कर दूं, एक बैटरी और एक रजिस्टर में, तो क्या कैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका D। तो मैं इस EMF को बोल सकता हूं E टोटल या फिर तुल्य, हिंदी में तुल्य भी बोल सकते हैं हम, तुल्य। और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R तुल्य, ठीक है, या टोटल, या जैसे भी आपको चाहे, तो मैंने तुल्य लिख दिया यार। तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आप इसका विभवांतर निकालोगे VAD, तो ये कितना हो जाएगा VAD, E तुल्य माइनस I R तुल्य होगा, यही होगा VAD E तुल्य माइनस I R तुल्य, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 4। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ दो, अब ये एक टोटल हमने ले लिया। अब हम समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, आप देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, VA माइनस VB, पहले इस साइड का देख लो, VA माइनस VB, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, ये होगा इक्वल टू किसके है, इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा,
तो इन सबको जोड़ने पे मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 प्लस E3, और फिर एक माइनस लगा के I को कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ये मैं लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं इसको ऐसे, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I को मैं कॉमन ले लेता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया, ये हमें मिल रहा। अच्छा, इसमें आप देखो ध्यान से, VB से VB कट जाएगा, VC से VC कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा? फाइनली आएगा आपका VA माइनस VD बराबर से E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 की तुलना कर लो, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा आप देखो, ये वही हो गया VA माइनस VD, ये भी वही है VA माइनस VD, तो VA माइनस VD और ये दोनों, तो इनकी तुलना अगर हम कर ले तो यहां से देखो E तुल्य किसके बराबर हो रहा है? E1 प्लस E2 प्लस E3 के, और माइनस आई सेम है। R तुल्य किसके बराबर हो रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम देख सकते हैं तुलना करने पर E तुल्य हो रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 के, और R तुल्य हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। हो गया, यही हमारा उस शुरू में भी लिखा हुआ था, हम देख सकते थे उसमें। और यदि n नंबर ऑफ आपके n नंबर n सेल के लिए, n सेल्स के लिए क्या होगा? n सेल्स के लिए आपका E तुल्य हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 EN, और आपका R तुल्य हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। ये हो गया आपका सीरीज में, जब आपके सेल जुड़े हुए हो तो आपको टोटल EMF कितना मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, ये श्रेणी क्रम में आपने देख लिया। अब हम देखते हैं समांतर क्रम में, जब आपके सेल समांतर में जुड़े हुए हो तो समांतर में क्या होगा? नेचुरली पैरेलली जुड़े तो एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर, तीनों सेल्स सेम टर्मिनल से जुड़े हुए होंगे, ये इसमें होता है समांतर में। तो इसमें आप देखो, जब कई सेल को समांतर में जोड़ा जाता है तो सभी धनाग्र आपस में जुड़ते हैं और सभी ऋणाग्र आपस में जुड़ते हैं। यदि सभी सेल समान EMF E और आंतरिक प्रतिरोध R के हो तो कुल EMF टोटल E टोटल इक्वल टू E होता है, और जो R टोटल है वो R बाई N, जहां N सेल की संख्या है। ठीक है, तो हम समांतर संयोजन तब उपयोगी है जब अधिक धारा की आवश्यकता हो, तब हम समांतर संयोजन में करते हैं। तो हम समांतर संयोजन में भी इसको निकाल लेते हैं। समांतर संयोजन में हमारी बैटरी कैसी होगी, अब आप खुद देखो, ये आपकी बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये हो गया, ये आपका पॉइंट A और इसको दे दो पॉइंट B।
तो आप जानते हो कि पैरेलल में जो धारा होती है, धारा बट जाती है। ठीक है, धारा हमारी बट जाती है। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, ईएमएफ इसका E1 है मान लो, इसका E2, और इसका E3, और रेजिस्टेंस है इसका R1, R2 और R3। तो अभी हम देख लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज तो सेम है सबका, तो टर्मिनल वोल्टेज हम इसमें, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, टर्मिनल वोल्टेज तो सेम है इसमें। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। होता क्या है वैसे हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, I को कर देते इधर, I इक्वल टू E माइनस V अपॉन आर, या फिर E अपॉन आर माइनस V अपॉन आर, ऐसे इसको कर देते हैं। तो अब इस फॉर्मूला की मदद से हम तीनों के आंतरिक प्रतिरोध और उसको धारा को यहां निकाल लेंगे। चलो इधर देखें, हम श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल 1 के लिए, सेल 1 के लिए हम देख लेते हैं I1 की वैल्यू को। तो I1 किसके बराबर होगा? E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेल 2 के लिए, सेल 2 के लिए वो होगा आपका I2 बराबर, यही फॉर्मूला लगाना है इस केस में, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। देन सेल 3 के लिए, सेल 3 के लिए आप देखोगे I3 बराबर E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हो गई। अब अगर हम, जैसे उसमें हमने किया था एक तुल्य, टोटल करंट कितना होगा, टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, या टोटल हमारा ईएमएफ कितना होगा, तो हम तुल्य की परिभाषा में इसको अगर देखें, इन दोनों के बीच का, अगर ये इस पूरे सर्किट को मैं सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दी। फिर यहां पे कर लेते हैं हम, तो ये होगा हमारा I तुल्य बराबर E तुल्य अपॉन R तुल्य माइनस V अपॉन R तुल्य। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पे I तुल्य और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। ठीक है, अब समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर
समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 और इन सबको भी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, फिर एक माइनस को कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यही हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस में यहां लिख देता हूं, V को भी बाहर निकाल लेते, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अगर आप कंपेयर करो 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो और दोनों की तुलना कर दो तो I तुल्य तो इसके बराबर ही है। I तुल्य माना टोटल करंट जो कि आपके I1, I2 और I3 को जोड़ने पर बनती है। तो वो आपको कितना मिल जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड 5 की तुलना, दोनों की हमने तुलना कर दी, दोनों की तुलना करी हमने 4 एंड 5 की, तो हमें क्या मिल गया, आप देखोगे E तुल्य अपॉन R तुल्य, ये कितना मिल गया हमको, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। और अगर 1 अपॉन R तुल्य की बात करें तो वो ये मिला पूरा का पूरा 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, और यदि n सेल्स हो तो कितना हो जाएगा, E तुल्य अपॉन R तुल्य, ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 EN अपॉन RN, और आपका 1 अपॉन R तुल्य क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। ठीक है, तो ये समांतर की श्रेणी में जब हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज आपको प्राप्त होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल की वर्किंग सिर्फ ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करती लेकिन उसके आंतरिक प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। और ये हमेशा याद रखें कि जो टर्मिनल वोल्टता है वो ईएमएफ से हमेशा कम होती है। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप क्विक एजुकेशन के एप्लीकेशन को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही साथ इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।